हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो नंबर नहीं आ रहे और यहाँ तक आ भी गए हैं, तो बिल्कुल बच्चे यही बोलूँगा कि यहाँ जो कर रहे हैं वो रिवीजन है इलिप्स हाइपरबोला का। और मतलब सब कुछ हो जाए। अरे सर हाइपरबोला पढ़ाया नहीं, अरे ये चल रहा है। अपन ने इलिप्स को इस टाइप से पढ़ा था कि रिवीजन भी साथ ही हो जाएगा अब हाइपरबोला के साथ। क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, ये लास्ट टाइम आ रहा है नियामक वर्त और बाकी चीजें भी बहुत है इसमें। ये हेडिंग तो ही क्लियर है, शुरू करें पक्का। बाकी अरे अच्छा दोस्तों को तो बता रहे ना आजकल या नहीं? अरे शेयर वेयर तो करो। अरे सर कर रहे हैं, बिल्कुल शेयर कर दीजिए, अभी के अभी शेयर कर दीजिए बच्चे। कर दिया? वेरी गुड, थैंक यू। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं पर अपना अति परवलय का नियामक वर्त। अब नियामक वर्त की परिभाषा तो बिल्कुल अपन बहुत अच्छे से फेमिलियर है। दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ। अब अपन बात करते हैं कि ये नियामक वर्त जो आता था वो कहां से लाएं। तो देखिए बच्चे, सब चीजें वहीं से आ रही है। अति इसका दीर्घवर्त का बोलो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका नियामक वर्त क्या था? इसका नियामक वर्त क्या था? इसका नियामक वर्त बोलो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही देखे होगा। अगर ये आपको ध्यान में रह गया, ये तो ध्यान में है। देखो यहां से सबके नियामक वर्त ले आऊंगा मैं। अगर वर्त का लाना है तो बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख दो। तो सबसे पहले अपन चलते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका नियामक वर्त चाहिए सर। तो इसमें और इसमें क्या है बताइए बच्चे, क्या अंतर है? यस सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब तुम बोलोगे कि सर इसका भी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका नियामक वर्त चाहिए। तो यस बच्चे कि सर इसको इस फॉर्मेट में लिख लो, तो ये एक्स स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 1। तो मतलब इसका नियामक वर्त क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा क्या बेसिकली? तो ये इसका आ जाएगा। अब कल को तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, इसका भी तो देखो यहां से वर्त का भी ला सकता हूं। वर्त कैसे होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई भी ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका नियामक वर्त क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर। यही था क्या वर्त का नियामक वर्त? देखो कुछ लोगों को नहीं याद है तो ध्यान से देख लो भाई। इसका नियामक वर्त था ये, तो इससे मैं इसका ला सकता हूं, इसका ला सकता हूं, वर्त का ला सकता हूं। तो बात क्या है कि अगर दीर्घवर्त का आपको याद है तो आप सभी का नियामक वर्त ला सकते हैं। और दो चीजें और बताई थी मैंने दीर्घवर्त में कि नियामक वर्त का जो केंद्र होता है वो इस दीर्घवर्त के केंद्र पर ही होता है और त्रिज्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब कुल मिला के किसी भी दीर्घवर्त वर्त अति परवलय का आप नियामक वर्त आराम से ला सकते हैं। और परवलय के लिए नियामक वर्त क्या होता था याद है? अरे गोल्डन स्टेटमेंट था वो, क्या है बताओ क्या था? यस बच्चे कि सर परवलय की तो नियता ही नियामक वर्त होती है। बहुत अच्छा था वो, तो इसलिए ये बात। अब यहां पे एक छोटा सा जो डिफरेंट चीज आया वो क्या है कि ये विद्यमान कब होगा। तो इसका नियामक वर्त विद्यमान कब होगा? देखो बच्चे, उसके लिए क्या जरूरी है कि भाई ये प्लस का है, मतलब ये जो धनात्मक आएगी तभी तो नियामक वर्त आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई यहां पे माइनस है तो देखो अगर ये बड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब ये वर्त है, इसकी ये त्रिज्या होती है, मतलब ये जो है ये किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर। तो मतलब आर स्क्वायर का मान धनात्मक होना चाहिए। कुल मिला के यहां से क्या आ रहा है? ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, मतलब ए और बी प्लस है तो ए ग्रेटर देन बी। और यहां पे इसमें वर्त इसमें करने के लिए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो यहां पे आ गया बी ग्रेटर देन। क्लियर है क्या? बी ग्रेटर देन है, मतलब यहां पे आया ए ग्रेटर देन बी और यहां पे आया बी ग्रेटर देन।
अब इसको ऐसे याद करना तो बहुत मुश्किल है, वैसे तो देख के ही बोल दोगे यार कि कब विद्यमान होगा, ये सब फालतू के चौचले हैं। हाँ, अगर अपन थोड़ा सा सही सोच रहे हैं ना तो देखते ही बोल देंगे सर इसमें ए बड़ा होना चाहिए बी से, इसमें बी बड़ा होना चाहिए तभी तो विद्यमान होगा। बिल्कुल, पर एक और छोटा सा इसको रिलेट अगर कहीं करना चाहो तो देखो ये क्या है बच्चे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a ग्रेटर देन 2b, 2a ग्रेटर देन 2b, तो उसको मैं बोल सकता हूं फिर ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसको बोल सकता हूं मैं कॉन्जुगेट एक्सिस। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कॉन्जुगेट एक्सिस। ऐसे ही बच्चे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2b ग्रेटर देन 2a, तो ये क्या है बच्चे, ये इस वाले में 2b, इस वाले में 2b ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस ग्रेटर देन कॉन्जुगेट एक्सिस। देखो बच्चे ध्यान से देखो, दोनों में सेम ही कंडीशन आ गया। ध्यान से देखिए बच्चे, इसमें अगर अपन 2a ग्रेटर देन 2b कर देते हैं तो ये आ जाता है भाई, इसमें 2a होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। अरे यार अनुप्रस्थ x ग्रेटर देन संयुग्म x, और इसमें भी अनुप्रस्थ x ग्रेटर देन संयुग्म x आ रहा है, तो मतलब कंडीशन दोनों की सेम ही है। ठीक है क्या? अरे समझे कि नहीं, फाइनल जो आ रहा है वो सेम ही आ रहा है कि ये नियामक वर्त विद्यमान कब होगा, जब अनुप्रस्थ x से संयुग्मी x से बड़ा होगा। तो इसी चीज को यहां लिखे, देखो ये ट्रांसवर्स x ग्रेटर देन तो विद्यमान होगा, मतलब विद्यमान होगा, और अगर दोनों बराबर हो जाएं तो इस टाइम क्या आ जाएगा, बिंदु सर, बिंदु वर्त, मतलब वो क्या हो जाएगा, बिंदु। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसकी त्रिज्या 0 हो जाएगी, अरे a बराबर b हो गया तो इसकी 0, तो इसलिए बिंदुवर्त, और यहां पे काल्पनिक हो जाता है। तो समझ गए, मतलब इसके तार किससे जुड़े हुए हैं, इसके विद्यमान होने के तार किससे जुड़े हुए हैं, यहां से। समझ गए? तो कभी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, बस सीधा आप इतना देख के ही बोल दोगे कि अच्छा a ग्रेटर देन b। बाकी फिर भी अगर वो पूछना चाहे घुमा फिरा के तो ये चीजें भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? चले आगे। बिल्कुल, देखिए बच्चे बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हो वो ही आपकी मास्टरी। तो देखिए बच्चे बताइए, बिंदु से अति परवलय पर लंबवत स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है, मतलब इस बिंदु से इस अति परवलय पे लंबवत स्पर्श रेखाएं बना सकते हो, मतलब इस बिंदु से आने वाली स्पर्श रेखाएं इस पे लंबवत होंगी। तो मतलब ये बिंदु कहां है, बिंदु लैम्डा कोमा म्यू नियामक वर्त पे होगा। भाई इससे लंबवत स्पर्श रेखाएं आ रही है, इसका मतलब ये नियामक वर्त पर होगा। ये बात समझ में आई क्या? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बिंदु इस अति परवलय के नियामक वर्त पर होगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, खुद से करो पहले। हाँ ये बात तो समझ में आई सर। तो अब इसका नियामक वर्त बोलो भाई, इसका नियामक वर्त बोलो, इसका नियामक वर्त, इसका नियामक वर्त। तो इसके नियामक वर्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 6 माइनस 2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना, ये बिंदु इसके ऊपर है, ये जो बिंदु है ये इसके ऊपर है। ध्यान से सुनना, बहुत गजब का कंसेप्ट है। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छे से सुन लो, ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक राज है जो आपको परेशान कर सकता है। ये बिंदु इसके ऊपर है और इसके बाद इस बिंदु के बारे में कुछ कुछ बोला जा रहा है, मतलब 3 लैम्डा प्लस 4 म्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये बिंदु इसके ऊपर है और फिर इस बिंदु को लेके कुछ बातें आपको पूछी जा रही है। तो ऐसा मैंने बोला था, अगर ऐसा बोल दे कि एक बिंदु किसी वक्र के ऊपर है, उसके बाद में कुछ उसके साथ आगे किया जा रहा हो, तो मैंने क्या बोला था? यस बच्चे, उस बिंदु को मान लेना प्राचलिक बिंदु। इसने बोला ये बिंदु इसके ऊपर है और फिर कुछ कुछ इसी के बारे में बातें कर रहा है, तो क्या मान लेंगे? ये बिंदु इसका क्या ले लेंगे? प्राचलिक बिंदु। तो वर्त का प्राचलिक बिंदु लेना आता है क्या? बोलो प्राचलिक बिंदु क्या बोलेंगे? क्या कि कभी भी आपको ये बोले ना ये एक बिंदु है, ये इसके ऊपर है, उसके बाद बोले कि भाई इसका अधिकतम न्यूनतम मान बताओ या कुछ भी बोल दे, तो समझ जाना बच्चे कौन सा बिंदु लेने ना? प्राचलिक बिंदु। इसका क्या होता है? आर कोस थीटा आर साइन थीटा। आर का मान कितना है? यहाँ पे आर का मान 2 है ना, ये आर स्क्वायर होता है बच्चों, तो आर का मान 2 है, तो 2 कोस थीटा 2 साइन थीटा।
तो मतलब क्या कि इस लेमडा कॉमा म्यू को अपन क्या बोल सकते हैं, 2 cos थीटा 2 sin थीटा। तो ऐसी बात होती है, इसका फील अपने पास होना चाहिए, बस इस पे वैल्यू पुट कर दो। तो 3 × 2 तो 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा वैल्यू पुट करते। अब ये सबको समझ आना चाहिए ये क्या है, ये है त्रिकोणमिति, और इसका रेंज सबको पता होता है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का रेंज √, है। यस यस, इसका परिसर सबको पता होना चाहिए कि इसका मान कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक। सबको पता है ना बच्चे, ये नहीं पता है तो याद कर लो अभी के अभी। तो ये -10 से 10 तक होगा। तो इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा, इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा, इसका अधिकतम मान 10 हो जाएगा ना। अरे 10 आ रहा है ना, ये आंसर अब। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपसे ये नहीं हो रहा था तो बच्चे जितनी भी बातें बोली गई है ध्यान से सुन ले 2-3 बार। अरे दिक्कत क्या है, वहां नया क्वेश्चन आएगा तो अपन कैसे सोच पाएंगे उस क्वेश्चन को, मेन दिक्कत वही होने वाली है। तो ध्यान दे थ्योरी में। हाँ आगे चलिए। अति परवलय के लिए बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करें जहां से आने वाली स्पर्श रेखाएं π/4 कोण बनाती। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी वर्त में शायद कराया होगा, उसके बाद नहीं कराया। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें, तो अति परवलय के लिए बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करें जहां से आने वाली स्पर्श रेखाएं π/4 को। कैसे बिंदु का बिंदुपथ निकालना है इस अति परवलय के लिए, जहां से आने वाली रेखाओं में कितना कोण है, π/4। तो देखो बच्चे, आपको नहीं लग रहा कि किसकी बातें कर रहा है, ये 2 स्पर्श रेखाएं खींचती और इसके बीच में कोण कितना है, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री या π/4 जो भी बोल दो। तो इस बिंदु का बिंदुपथ चाहिए। तो अब यहां से आपको किसकी फीलिंग आनी चाहिए, बोलो किसकी फीलिंग आनी चाहिए कि सर बताओ तुम्हें बताओ, मैं तो क्या। तो देखिए बच्चे, अति परवलय पे एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, उसके बीच में 45 डिग्री का कोण है। तो किसकी फीलिंग आपको आनी चाहिए, बिल्कुल बच्चे कि सर ये तो वही हो गया कि बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, वही बात हो गई सर, ये तो बिल्कुल सही पकड़ा। तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है और उनके बीच में कोण कितना है, 45 डिग्री। तो अगर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, तो अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अपन 2 मेथड से डील कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप क्या कर लो कि y = mx ± √a²m²। देखो बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तब इसी का सहारा ले सकते हैं, ये बिंदु इसको संतुष्ट कर देगा। k = mh ± √a²m²-b²। इसके बाद क्या करो, k - mh का होल स्क्वायर इक्वल टू a²m²-b²। थोड़ा अच्छा करेंगे तो m²h² -2kmh प्लस k² इक्वल टू a²m²-b²। तो आप बच्चे क्या आ जाएगा, देखो m² का कोफिशिएंट देखिए, m² के गुणा में क्या है, h² - a² -2khm प्लस k² प्लस b²। ये क्या, तो यहां पे ये इसके 2 मूल आ गए। इस समीकरण के 2 मूल, m में द्विघात है तो इसके 2 मूल आएंगे, तो एक तो इसका है और एक इसका है। अब देखो m1 m2 का वैल्यू यहां से आ चुका है, तो इन दोनों m1 m2 मतलब इन दोनों रेखाओं की ढाल है, तो इनके बीच में क्या दिया है, tan 45। tan 45 बराबर क्या होगा, m1 - m2 / 1 + m1 m2। तो इसका वैल्यू यहां पे रख सकते हो आप, मतलब यहां से m1 - m2 का मान आ जाएगा ना, अरे मूलों का अंतर और अपन 1 + m1 m2, तो अपने आप यहां से आंसर आ जाएगा। भाई मैं यहां पे लिख दूं क्या, चलो लिख ही देते हैं। बोला ये तो 1 हो जाएगा, tan 45 और इसका मान कितना हो जाएगा, √d/a। √d यार ऐसे तो नहीं आएगा यहाँ पे, चलो तो थोड़ा अच्छा ही लिख देते हैं, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 1 = √d √d/a। √d/a करो भाई, m1 - m2 तो √d/a, तो इसको तो 1 बराबर √ क्या आएगा, 2kh का होल स्क्वायर -4a × c
के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया अपॉन ए अपॉन अंडर रूट डी बाई ए का मान कितना है एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस ए अपॉन 1 प्लस m1 m2 m1 बाई m2 m1 इंटू m2 इसके, तो के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आएगा और इनका भी होल मॉडुलस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आएगा 4 के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 4 एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और वो कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इसका मॉडुलस। तो देखो भाई इतना बड़ा सा आया है, इसको इधर ले जाके स्क्वायर कर देना तो आंसर आ जाएगा आपको। हाँ यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल जरूर हो रहा है, बिल्कुल इनका स्वागत है, तो इसको कैंसिल कर देना, इसको इधर ले जाओ स्क्वायर कर देना तो आंसर आएगा, खतरनाक से ही आएगा। ठीक है क्या, एक तरीका तो ये हो सकता था यहाँ पे, तो ये तरीका, अरे भाई h की जगह x रख देना, k की जगह y, h की जगह x और k की जगह y और स्क्वायर कर देना, एक तरीका तो ये हो सकता था। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, पर वो भी लेंदी ही जाएगा। मेथड 2 आप क्या कर सकते थे कि सर टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, उससे क्या आ जाएगा, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन आ जाता क्या, अरे इन दोनों को रेखाओं टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, स्पर्श रेखा युग्म आ जाता, याद है ना, स्पर्श रेखा युग्म आ जाता। और इसके बाद क्या लगा देते, टेन थीटा। अगर रेखा युग्म का समीकरण आ रहा है तो उसमें टेन थीटा कितना होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस, तो वो भी ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा भाई। उसमें ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, फिर ये सूत्र लगा लेंगे। बाकी यहां से समझ में आ रहा होगा, यहां से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ क्वेश्चन गंदा सही आएगा आंसर तो ठीक है, कोई बात है, बताओ कर सकते हैं आराम से, तो बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर स्क्वायर करते ही कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो आगे चलिए, अति परवलय के लिए स्पर्श रेखा युग्म, स्पर्श रेखा युग्म बताइए, स्पर्श रेखा युग्म डायग्राम थोड़े बनाओ आप, बना दो ना सर। अरे बच्चे स्पर्श देखो, बाह्य बिंदु से अगर आप ऐसी दो स्पर्श रेखाएं आई थी तो इसको पी ए और बी, इनका कंबाइंड इक्वेशन आता है ना पी ए पी बी, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा युग्म। इसका समीकरण होता है टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, किसके लिए, सब के लिए। स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा कौन है यहाँ पे, स्पर्श जीवा ये जो रेखा होती है ना ए बी, तो ए बी को स्पर्श जीवा बोलते हैं। तो इसका समीकरण क्या आता है, इसका समीकरण क्या आता है बच्चे, टी बराबर 0, याद है क्या, टी बराबर 0। तो अति परवलय के लिए स्पर्श रेखा युग्म टी स्क्वायर सेम, और ये भी सेम। आगे मध्य बिंदु वाली जीवा, तो टी बराबर S1, याद होगा, मध्य बिंदु वाली जीवा, और जीवा की लंबाई याद है क्या, ये भी x1 माइनस x2 अपॉन √1 प्लस। ये चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कोई भी जीवा हो उसकी लंबाई निकालना और सीधा ही लगा देना, अपने आप हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है सब कुछ बताया हुआ है। ये क्या होता है, उस रेखा और वक्र से, रेखा व वक्र से x में द्विघात, x में द्विघात लाते, द्विघात समीकरण, और उसके मूलों का अंतर है। रेखा व वक्र से x में द्विघात लाओ और उसके मूलों का अंतर है, मतलब उस समीकरण के मूल कौन कौन होंगे, x1 x2, और m रेखा की ढाल है। कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, बहुत बार हो चुका है। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल अच्छे से चलिए। अति परवलय की जीवा की लंबाई, मतलब ये अति परवलय, इसको ये रेखा काट रही है, तो वो जो जीवा है उसकी लंबाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने ये फिर लास्ट टॉपिक, क्योंकि हो सकता है अपने देखो अति पर उसमें दीर्घवृत्त में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था इसका, और परवलय में मैंने सिंपल क्वेश्चन इसका कराया था। अब एक बार फिर से मैं कराना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन है ना ये वैसे सिंपल है, पर
क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, इसलिए ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अभी तक नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से देख लेना। अगर कोई भी द्विघात वक्र हो और कोई भी रेखा इसको कट कर रही हो, जैसे कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रेखा इसको दो बिंदुओं पे कट कर रही है, तो इस AB का अगर अपने को लेंथ चाहिए तो AB बराबर x1 माइनस x2। बताओ m का वैल्यू कितना है, बताइए बच्चे। m का वैल्यू, m तो दिख गया होगा 1/3, m का वैल्यू तो 1/3 दिख गया क्या। अब x1 माइनस x2 के लिए क्या करना है, x1 माइनस 2 x को और इसको सोल्व करना है, तो ये 4x² माइनस 9y² इक्वल टू 36। एक को हटा दो यहां से, तो देखिए बच्चे 3y बराबर x माइनस 3, और इसका स्क्वायर करना है तो 4x² माइनस, देखिए बच्चे इसका स्क्वायर कर दो 9y², तो मतलब 9y² की जगह अपन के लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये 4x² माइनस x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 36। तो ये आ गया 3x² प्लस 6x प्लस 6x, 36 से 9 गया तो नहीं, ये हो जाएगा माइनस का 45। यही हो रहा क्या, क्या बात कर रहे हो। देखो माइनस का 9 और माइनस का 45, तो 3 से काट दो, x² प्लस 2x माइनस 15, 3 से काट दिया। अब इस तो समीकरण के मूल ही निकाल लो भाई, x माइनस 5 और x, ये आगे देखिए x प्लस 5 आएगा और y ये आ रहा है माइनस 15 और ये, तो हाँ बस x के दो मान आ गए, एक तो 3 और एक माइनस 5, तो x1 माइनस x2 यहां से निकाल लो भाई, x1 माइनस x2 तो 3 माइनस माइनस प्लस का 5 √1 प्लस 1/9, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 8 और इंटू √10/3, तो 8/3 रूट 10, तो ये आंसर। समझ गए, तो इतना आसान है। बाकी देखो अब मुझे पता है कि मैं इसको बहुत गंदा क्वेश्चन बना सकता हूं, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते ये रूट निकालने की, तो फिर यहां से सीधा सीधा x1 माइनस x2 का मान कैसे लाना पड़ेगा आपको, √dy से, क्योंकि आपके जो ये सिंपल मान निकल रहे हैं ना, ये साधारण है, ये मान नहीं निकलेंगे उसके बाद, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, इसका यूज करने के लिए तैयार हो जाना, अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो इसका यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर है बच्चे बात, और वो मैं परवले में दिखा चुका हूं आपको कि ये पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। तो ध्यान दे, बहुत ही सिंपल सा काम है, क्या ये कर सकते हैं बच्चे आप, बिल्कुल अच्छे से। चलिए फिर, यदि रेखा अति परवलय को क्यू पी काटती है तो पी के ऊपर बनी स्पर्श रेखा होगा प्रतिच्छेद। बच्चे ये सवाल इतना अच्छा है कि इसको मैं 2-3 बार करा चुका, फिर भी बहुत से बच्चों का यही डाउट रहता है, और जब ये क्वेश्चन आता है उनको सामने तो वो अपने वाली लगाने लग जाते हैं। और क्या करते हैं बच्चे, देखो बच्चे भोले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये रेखा इसको काटती है, तो वो बोले कि सर हाँ ठीक है सर, हमने तो ऐसे डायग्राम बना लिया, और वो निकालने लग जाएंगे पी और क्यू बिंदु। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे मेथड 1 लगाएंगे, वो क्या करेंगे, पी निकालेंगे, वो क्यू निकालेंगे, किसको सॉल्व करके, और वो इसको सोल्व करके पी और क्यू निकाल लेंगे। समझ रहे हो, तो पहले जो बात बोल रहा है, इसने बोला ये रेखा इसको पी तथा क्यू पर काटती है, तो बच्चे शुरू पी और क्यू निकाल लेते हैं। भाई साहब बाद में क्या करते हैं, वो पी पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, पी पे स्पर्श रेखा खींचा, क्यू पे भी स्पर्श रेखा खींचा, और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं यार, पी स्पर्श रेखा, पी तथा के ऊपर स्पर्श, पी तथा के ऊपर स्पर्श रेखा खींच ली, स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं भाई साहब, वो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है क्या, तो ये निकालते हैं, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। और उनको ये भी लगता है कई बार कि क्या आईआईटी है, फालतू के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये लिखो ये लिखो ये लिखो। यस, आप सही हो अपनी जगह, पर बच्चे आईआईटी ने ये नहीं पूछा कि आप ये करो ये करो ये करो। थोड़ा ध्यान से सोचो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, और ये पूरी
ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति का एक चीज है जो बच्चे बिल्कुल आपको आना चाहिए। अगर कहीं पे भी ऐसे हो जाए कि एक रेखा का समीकरण दो तरफ से लिख सके तो उससे बढ़िया बात नहीं होगी। अपने को इसने ये पूछा है। अब देखिए मेथड दूसरा, देखिए इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, ठीक है। देखिए इस बिंदु R के लिए रेखा PQ, R के लिए रेखा PQ क्या है? R के लिए रेखा PQ क्या है? बोलिए। बिंदु R के लिए रेखा PQ क्या है? स्पर्श जीवा। अरे यही है ना, यहां से दो रेखाएं जहां पे स्पर्श करिए, स्पर्श जीवा। तो R के लिए क्या है? स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा है ना, ये ध्यान आना चाहिए। तो ये है स्पर्श जीवा। तो PQ का समीकरण कैसे आ जाएगा? T बराबर 0। तो T बराबर 0 लगा दो भाई इस बिंदु का इससे। तो x x1 बाई 9 माइनस y y1 बाई 4 इक्वल टू 1। ठीक है जनाब, ये PQ का समीकरण है। PQ का समीकरण तो दिया भी है, इसको भी इस टाइप से लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू -10। इसको मैंने इसी स्टाइल में लिख दिया, 2x माइनस वाई इक्वल टू -10। ये दोनों के दोनों ही PQ के समीकरण है क्या? देखिए बच्चे, दोनों के दोनों ही PQ के समीकरण है क्या? ये भी PQ का समीकरण है, ये भी PQ का समीकरण। तो तुलना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बच्चे, इसकी तुलना करी जा सकती है। अब तुलना कैसे करना है भाई? तो तुलना कैसे करना है अपने को समझ में आता है क्या बच्चे? कि तुलना अपन कैसे करेंगे? तो तुलना करने के लिए अपन क्या कहते हैं कि क्या कर लो कि भाई गुणांकों की तुलना कर लो। तो यहां पे लिखते हैं अपन x1 बाई 9 बाई 2, इसके x का गुणांक अपॉन इसके x का गुणांक इक्वल टू इसके y का गुणांक अपॉन इसके y का गुणांक इक्वल टू इसका अचर पद अपॉन इसका अचर पद। क्या तुलना करने का यही तरीका होता है? क्या तुलना करने का यही तरीका होता है कि इसके x का गुणांक अपॉन इसके x का गुणांक, इसके y का गुणांक अपॉन इसके y का गुणांक, इसका अचर पद। तो ये तरीका अपने को पता होना चाहिए। अगर कोई ये बोल दे कि दो रेखाएं हैं, वो दो समीकरण है जो एक समान रेखा को निरूपित करते हैं, तो उनकी तुलना ऐसे करते हैं। या ऐसे बोलते दो द्विघात समीकरण है जो एक जैसी ही मतलब समान है, तो फिर ऐसे करते हैं। तो बोलियो यहां से क्या आ गया? x1 बाई 18, यहां से क्या आ गया? y1 बाई 4 इक्वल टू माइनस का 1/18। तो बोलिए बच्चे, इसको और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? x1 का वैल्यू, इसको और इसको करें, x1 बराबर माइनस का 18 बाई 10, तो माइनस का 9 बाई 5। अरे माइनस का 9/5। और इसमें y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? y1 का वैल्यू आ जाएगा कितना बच्चे? माइनस का 2/5। तो ये आंसर है बच्चे। ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया आपका माइनस का 9/5 कॉमा माइनस का 2/5। क्लियर है क्या बच्चे बात? तो ये एक पूरी निर्देशांक ज्यामिति में ऐसा चीज है जो आपको बहुत जल्दी आंसर दे सकता है। क्या? कि अगर एक रेखा का समीकरण आप दो तरीके से लिख सकते हैं, तो वहां से बच्चे दो अचर का मान ला सकते हो आप। दो अज्ञात हैं, उनके मान आ सकते हैं, उन दोनों रेखाओं की तुलना करना। देखो यहां पे दो अज्ञात है x1 y1। तो पूरी एग्जाम में एक बात सुन लो, अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि सीधा सीधा करने से लंबा जा रहा है, तो उल्टा करके देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही रेखा का समीकरण अपन दो तरीकों से लिख सकते हैं। तो ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। और अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया ना, तो इस क्वेश्चन को चुन चुन के जहीं पे मिले वहां से कर। और अरे समझो क्या बोल रहे हैं सर, ये तो यार पता है ना, ये बहुत लंबा होगा, और इससे करके देख लो तब आपको समझ भी आ जाएगा क्या बोल रहे हैं सर। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए तो आगे चलते हैं। बिंदु P ज्ञात करें जहां से स्पर्श रेखाएं PA तथा PB अति परवलय पर इस प्रकार बनाई जाती है कि AB बिंदु पर समद्विभाजित होता है। ये भी गजब का क्वेश्चन है। इसको भी आप शांति से करो तब समझ में आएगा कि चाहता क्या है। बिंदु P से स्पर्श रेखा, इस अति परवलय पे स्पर्श रेखाएं बनाई जाती है PA तथा PB। जैसे भी बोल लो, ये PA है, ये PB है। ये P से एक स्पर्श रेखा A और एक स्पर्श रेखा B ऐसे बना दी, P से बना दी। और फिर बोला कि AB
बिंदु 5,2 पे समद्विभाजित होता है। तो बच्चे ये आप मुझे करके बताओ। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से करें, खुद से करें, बिल्कुल खुद से करें। देखिए बच्चे बहुत सुंदर तरीके से देखिए, मुझे चाहिए P, तो मैं इसको x1 y1 मान लो, पहले खुद से कर लो, अदरवाइज कोई काम का नहीं है। तो देखो P के लिए ये क्या है, P के लिए AB क्या है, P के लिए AB क्या है, स्पर्शजीवा। P के लिए AB क्या है, स्पर्शजीवा, तो उसका समीकरण T बराबर 0। तो T बराबर 0 लगाइए बच्चे P के लिए, तो x1 बाई 25 माइनस y1 बाई 16 इक्वल टू 1। और ए बी, इस बिंदु का नाम मैं कुछ भी दे देता हूं Q। ए बी, Q के लिए ए बी क्या है, Q के लिए ए बी क्या है, Q ये मध्य बिंदु है, Q ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाली जीवा, तो ये है मध्य बिंदु वाली जीवा, मध्य बिंदु वाली जीवा, मध्य बिंदु वाली जीवा का समीकरण T बराबर S1। वेरी गुड वेरी गुड, याद है T बराबर S1 होता है मध्य बिंदु वाली जीवा का समीकरण। तो बताइए, लगाइए बच्चे इसके लिए, T x इंटू 5/25 माइनस y इंटू 2/16 इक्वल टू S1। S1 मतलब वो 1 से 1 तो कट ही जाएगा, अरे टी लिखोगे फिर S1 लिखो तो 1 से 1 तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा S1 वाले ये वाला पॉइंट उसमें डाल दो, तो कितना आ जाएगा 25/25 माइनस 4/16। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5x/25 ही रखता हूं यहाँ पे, तो मैं माइनस 2y/16 ही रखता हूं यहाँ पे, इक्वल टू यही 1 माइनस 1/4, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये दो और ये, देखिए ये दोनों सेम ही रेखा के समीकरण है क्या, ये और ये। समीकरण नंबर 1 ए बी का समीकरण, समीकरण नंबर 2 ए बी का समीकरण, क्या बोलोगे बच्चे, वेरी गुड, कि सर तुलना कर लो, सर तुलना कर लो 1 और 2 की तुलना, तो क्या आएगा, इसका x1/25, इसका 5/25, तो इफेक्टिवली इसके x का गुणांक बट्टे इसके x का गुणांक कितना आ जाएगा, x1/5। ध्यान से देख लो, अरे 25 से 25 कट जाएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें वो y1/2 माइनस माइनस आएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, y1/2 16 से 16 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसमें आएगा 1/3/4, तो ये 4/3। अरे यार कर सकते हो ना, इसके x के गुणांक, इसके y के गुणांक, और ये अचर पद, तो बोलिए इसको और इसको बराबर करिए, तो x1 का मान आ गया है 20/3, और y1 का मान इसको और इसको बराबर करिए 8/3, y1 बराबर 8। तो बिंदु क्या आ जाएगा P, 20/3, 8/3। तो भाई अब तो समझ गए क्या, अब तो समझ गए क्या कि करना क्या है, अरे अब तो समझ गए करना क्या है, समझे कि नहीं समझे। तो ये इसमें भी एक ही रेखा का समीकरण दो तरीके से लिख सकते थे, तो बिल्कुल बच्चे आराम से ये कर सकते हैं। हाँ बोलिए, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा ये क्वेश्चन, कि इस बिंदु से इस पे स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, तो इसको लिखो x² माइनस y² इक्वल टू 1। ये तो इस बिंदु से इस पे स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, तो भाई अगर आप इस बिंदु से किसी बिंदु से इस पे स्पर्श रेखाएं खींच रहे हो, तो उनके बीच में कोण निकालना है, तो कोण निकालना है, तो एक तरीका तो यही है कि आप इस बिंदु को लो, देखो भाई 3 cos थीटा, इसको कुछ और मान लो, अल्फा मान लो, 3 cos थीटा 3 sin थीटा, इस बिंदु से आपने स्पर्श रेखाएं खींची, तो वही बात अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था कि आप क्या करो, इसकी ढाल ले आओ और इसकी ढाल ले आओ, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा के समीकरण या उनकी ढाल ले आओ, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखो, उसको यहां से संतुष्ट करा दो और m1 और m2 का मान ले आओ, तो अपने को मिल जाएगा m1 m2 का मान, तो अपन कोण निकाल लेंगे। तो वो तो है जनरल तरीका कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, उनके बीच में कोण लाना है। तो एक तरीका तो है, मेथड 1 तो ये है कि y बराबर mx प्लस माइनस √ जो भी a² m² माइनस b² से ले आओ, इससे एक m में द्विघात है, ये बिंदु संतुष्ट करा लो, द्विघात बन जाएगा, और उससे m1 और m2 आ जाएंगे, और फिर कोण निकाल लेना tan अल्फा बराबर m1 माइनस।
एक तरीका तो ये है बच्चे। दूसरा तरीका ये है भाई, तुम क्या करो, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, यहां से सीधा ही स्पर्श रेखा युग्म ले आओ और उनके बीच का कोण फिर वो ले लेना, 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये दो तरीके आपके पास है, या तो टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन से समीकरण ले आओ स्पर्श रेखा युग्म का, उसके बीच में कोण निकालो, या ऐसे ले आओ। पर ये क्वेश्चन इतना बड़ा होता ही नहीं है यार, ये करना होता तो हो ही जाता ना, तो इतना बड़ा नहीं होता है ये। इसका बेस्ट वे जो है, देखो बेस्ट वे मतलब कि क्या है कि एक बार चेक कर लो, देखो इन तरीकों से तो कर ही लेंगे, पर एक बार चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं है ये बिंदु इसके नियामक वर्त पे ही हो जाए, क्योंकि ये बिंदु वर्त पे बिंदु लग रहा है मेरे को, तो इसका नियामक वर्त देखो। क्या बोला मैंने ये बोला कि ये बिंदु लग रहा है मेरे को वर्त का, ये वर्त का प्राचलिक बिंदु लग रहा है, तो एक बार चेक कर लो कि कहीं ये बिंदु वर्त पे ही ना हो जाए, इसके नियामक वर्त पे ही ना हो जाए, क्योंकि नियामक वर्त पे होगा तो कोण सीधा ही आ जाएगा क्या? यस बच्चे, तो नियामक वर्त बोलो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 तो 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो देखिए बच्चे ये बिंदु इस नियामक वर्त पर है, ये देखिए इसी का प्राचलिक बिंदु, तो ये बिंदु जो है वो नियामक वर्त पर है, मतलब ये बिंदु नियामक वर्त पर है। तो अब बोलो ये बिंदु कहां पे आ गया बच्चे? नियामक वर्त का ही बिंदु है, तो नियामक वर्त से अगर अपन स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उसके बीच में कोण कितना आएगा? यस सर 90 डिग्री। तो कोण कितना हो गया? अतः कोण बराबर 90। नियामक वर्त पर ही है, अतः इनके बीच में कोण कितना होगा? 90 डिग्री। क्या ये बात समझ पाए? तो बच्चे कहने की बात ये है कि इन तरीकों से तो करना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, अगर वो क्वेश्चन नियामक वर्त वाला नहीं है तो। पर सजेशन ये है कि अगर स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण चाहिए तो एक बार चेक कर लो कहीं वो बिंदु नियामक वर्त पे ही तो नहीं है। अगर नियामक वर्त पे हुआ तो सीधा ही कोण आ जाएगा क्या? बिल्कुल बच्चे वो। हाँ आगे वाला देखिए, अति परवलय की जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो। मध्य बिंदु का बिंदु पथ है और लिखोगे बिंदु पथ ज्ञात करो जो इसके समांतर हो या इससे गुजरे। तो देखिए बच्चे इसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ चाहिए क्या? तो मध्य बिंदु का बिंदु पथ चाहिए जीवा के, तो मान लेता हूं जीवा का मध्य बिंदु क्या है बच्चे? एच कोमा के। एच कोमा के है भाई। जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ चाहिए, तो मैंने मध्य बिंदु को ही एच कोमा के मान लिया। मध्य बिंदु को मैंने क्या मान लिया? एच कोमा के। अब मुझे ये बताओ जीवा का समीकरण क्या आएगा? तो जीवा का समीकरण क्या आएगा? टी बराबर एस वन। तो लगाई दीजिए इसके लिए, तो एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस वाई के बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एस वन। एक से एक कट जाएगा तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब पहले क्वेश्चन में ये देखो जीवा का समीकरण लिख लिया है, जीवा का समीकरण आ चुका है। अब पहले में क्या बोल रहा है वो? प्रतिबंध। भाई देखो मध्य बिंदु माना और जीवा का समीकरण ले आए, पहले में प्रतिबंध ये बोल रहा है, ये पहले क्वेश्चन में कि ये इसके समांतर है, कि जो जीवा है वो इसके समांतर होनी चाहिए। मतलब इसका ढाल कितना है? 2। इसका ढाल 2 है, इसका ढाल कितना है? इसका ढाल कितना है? मैं इसको m1 बोल देता हूं, इसको m2 बोल देता हूं। इसका ढाल बोलो, इसका ढाल बोलो बच्चे। अरे इसका ढाल, अरे यार इस रेखा का ढाल, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका ढाल बताओ। माइनस ए बाई बी से निकाल लो ना, तो बी स्क्वायर एच बाई ए स्क्वायर के। ये क्या देखो ढाल, इस वाली रेखा का ढाल बच्चे यहीं से आएगा ना, ये तो अचर पद है, तो इसका ढाल बी स्क्वायर एच बाई ए के स्क्वायर। तो m1 बराबर, ये इसके समांतर है, दैट मीन्स m1 बराबर m2। तो m1 बराबर m2 मतलब 2 बराबर बी स्क्वायर एच बाई ए स्क्वायर के। तो इसको इधर ले जाओ बच्चे, 2a स्क्वायर बाई के इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एच। तो ये आ गया बच्चे 2a स्क्वायर वाई इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स। आ गया क्या बच्चे?
आ गया क्या बच्चे? देखिए इसमें कंडीशन जो दिया था, प्रतिबंध जो दिया था कि ये जीवा इसके समांतर है, तो इन दोनों की ढाल बराबर कर दो, इसकी ढाल दो, इसकी ढाल ये, दोनों को बराबर करा, खत्म। और इस वाले में क्या बोल रहे हैं, तो यहां तो आंसर आ गया, एक रेखा है ना ये तो, अरे रेखा है ना ये तो। इधर क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है कि ये जीवा इससे गुजरे, सेकंड पार्ट में अल्फा बीटा से गुजरे, तो अल्फा बीटा से गुजार दो भाई, ये इसको संतुष्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा, अल्फा एच बाई ए स्क्वायर माइनस बीटा के बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो आ गया बच्चे, देखो एच और के में एक संबंध आ गया, मतलब ये जीवा इस बिंदु से गुजरनी तो इसको संतुष्ट कराया, तो यार तो अब इसका बिंदु पर चाहिए, तो क्या एच की जगह एक्स, के की जगह तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस एल्फा एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बीटा वाई बाई बी स्क्वायर। अब यही बिंदु पथ है, यही बिंदु पथ है, पर अब ये पता नहीं चल रहा बच्चों को कि है क्या ये किसका समीकरण है, बिंदु पथ यही है, अरे बिंदु पथ तो यही है, पर ये क्या है, कई बार ये पूछ लेता है जो ये बिंदु पथ आया, अरे भाई एच और के में संबंध आ गया, एच की जगह एक्स, के की जगह वाई रख दिया, ये बिंदु पथ आ गया, पर ये बिंदु पथ क्या है, ये परवलय है, अति परवलय है, दीर्घवृत्त है या और कुछ है, तो इसको पता करने के लिए देखो एक ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस 1 बाई बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस बीटा वाई इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे, इसमें आप इसको पूर्ण वर्ग बना दीजिए, अल्फा वाई माइनस अल्फा इसको जोड़ दीजिए, एक्स के गुणांक क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसमें भी माइनस बीटा बाई 2 जोड़ दीजिए, तो इफेक्टिवली क्या जोड़ा है आपने, इधर क्या जोड़ा है, इधर आपने जोड़ा है अल्फा स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और एक जोड़ा इधर आपने का करा है माइनस का बीटा स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, तो ये फाइनली आएगा 1 बाई ए, मतलब देखो x माइनस एल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ये जो भी आ रहा है एल्फा स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4। तो ये किसका समीकरण है बच्चे, ये किसका समीकरण है, ये है अति परवलय का, शिफ्टेड अति परवलय ना, ये माइनस ये इक्वल टू ये तो अचर पद है, तो ये अति परवलय है। तो क्या बच्चे आप ये बात समझ पाए कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार बच्चों से नहीं होते हैं, तो कैसे करने हैं। देखिए मध्य बिंदु वाली जीवा का बिंदु पर चाहिए था मध्य बिंदु, ये कंडीशन लगाया, इधर ये कंडीशन, क्या बात क्लियर है, पक्का समझ गए, वेरी गुड। तो देखिए बच्चे डीपीपी है, और ये डीपीपी बहुत सोच के बनाई गई कि बच्चों को क्या सीखा है, क्या प्रैक्टिस कराएं, सो दैट वो कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएं। तो ये डीपीपी है आपका, कर सकते हैं ये आंसर की है। कोई भी दिक्कत हो तो लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं मंडे को 8:15 बजे इस गूगल मीट का यूज करके। क्लियर है क्या बच्चे, क्या बात ठीक है। और अगर अच्छे लगते हैं और चाहते हो कि ऐसे ही बनते रहें लेक्चर्स और सभी चैप्टर्स के बने, तो आपका भी एक काम है कि शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये बिल्कुल करते रहें। क्या कर दिया आज वाले को शेयर सर, और कर देंगे ना, और नहीं तुम देख रहे हो तो तुम ही करोगे, तो शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो अभी कर दिया, शेयर और कमेंट बिल्कुल बच्चे इसमें गलती नहीं आए। क्या बात क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।